I welcome you all to Ticket to Mains program. I hope you are healthy and motivated. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको इस लेक्चर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज यह PT 365 सीरीज़ में इकोनॉमी की दूसरी क्लास है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज का पहला टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट्स में फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? ये एक ऐसे सेट ऑफ एसेट्स होते हैं जो किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास में रिजर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की RBI है, RBI के पास सर्टेन सेट ऑफ एसेट्स हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, जिसको कि RBI कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए यूज कर सकता है। इसमें कौन से एसेट्स इंक्लूड होते हैं? फॉरेन करेंसी एसेट्स सच एज डॉलर, अमेरिकन डॉलर, यूरोपियन पाउंड, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF, रिजर्व ट्रांसपोजिशन ऑफ IMF. These four elements constitute India's foreign exchange reserve. Reserves are denominated and expressed in US dollar. आपने हमेशा सुना होगा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व हुआ है that has reached to $500 billion और $600 billion। वो डॉलर जो है अमेरिकन डॉलर है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का डिनोमिनेशन जो है ये US डॉलर के फॉर्म में होता है, which is the international numeraire for the purpose. RBI is the custodian of the foreign exchange reserve in India. The biggest contributor to India's foreign exchange reserve is foreign currency, which is and followed by gold. First पहले नंबर पे जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है फॉरेन एक्सचेंज में वो है फॉरेन करेंसी, दैट इज डॉलर, मेजॉरिटी इज डॉलर, एंड सेकंड वन इज गोल्ड। तो UPSC आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन सा एलिमेंट होता है। तो ये चारों एलिमेंट्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट ऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? इट प्रोवाइड्स अ कंफर्टेबल पोजीशन टू द गवर्नमेंट. इट हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड द RBI इन मैनेजिंग इंडियाज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज। लास्ट डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जब भी आते हैं तो ये डॉलर लेके आते हैं इंडिया में, उस डॉलर को कन्वर्ट करा के रुपये में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब भी इनको अपना स्टेक सेल करके इंडिया से बाहर जाना होता है तो इनको डॉलर की ज़रूरत होती है। ये डॉलर में अपना इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ करके लेके जाते हैं। अब RBI के पास अगर सफिशिएंट डॉलर अमाउंट्स नहीं होंगे तो इनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरा कैसे हो सकता है कि जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में हमें फॉरेन करेंसीज की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द आवर इम्पोर्ट्स आर पेड इन डॉलर। अब RBI के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट में फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स पहली बात तो कॉस्टली हो जाएंगे, दूसरी बात फिर हम इम्पोर्ट्स को हम खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसीज नहीं होगी। इससे आप रिलेट कर सकते हैं 1990s में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था उस समय इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ $1 बिलियन से भी कम का अमाउंट बचा था। तो क्राइसिस ये हो गया था कि इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स के लिए सिर्फ 1 वीक के लिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज था ये सफिशिएंट था। तो इसकी वजह से 1990s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट इज मैनेजिंग क्राइसिस. इट सर्व्स एज ए क्वेश्चन इन द इवेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट. थर्ड वन इज रुपी एप्रिसिएशन. द राइजिंग रिजर्व्स हैव ऑल्सो हेल्प्ड द रुपी टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर. बढ़ते हुए फॉरेक्स रिजर्व रुपये को एप्रिशिएट होने में हेल्प करते हैं और रुपये को मजबूत करते हैं अगेंस्ट दी डॉलर. चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये किस वजह से होता है, ये कैसे काम करता है. सबसे पहले तो राइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बूस्ट कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी. ये शो करता है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है. सबसे पहली बात तो यह है बूस्ट कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमी. ठीक है. सेकंड पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स मैनेज एक्सचेंज रेट. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन यूज फॉरेक्स रिजर्व्स टू इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय सेलिंग फॉरेन करेंसीज एंड बाइंग इंडियन रुपीज whenever the RBI wants. It can increase the demand for rupee by appreciating its value. सपोज एक्सचेंज रेट मार्केट में रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है और डॉलर की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रही है. तो डॉलर की वैल्यू तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन रुपए की वैल्यू को RBI चाहे तो इंटरवीन करके ज़्यादा गिरने से रोक सकती है.
तो आरबीआई क्या करेगी, क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारे डॉलर पड़े हैं, 600-700 बिलियन डॉलर्स, तो वो क्या करेगी कि रुपए जो है इंटरनेशनल मार्केट में उसको खरीदना स्टार्ट कर देगी बाई पेइंग डॉलर। तो डॉलर की सप्लाई जो है आरबीआई ने बढ़ा दी और रुपए की डिमांड आरबीआई ने बढ़ा दी। तो रुपए की, अब ये तो सिंपल इकोनॉमिक रूल है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ की वैल्यू घट जाती है। तो इस तरीके से आरबीआई रुपए की करेंसी का मैनिपुलेशन कर सकता है। इट इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस इन मार्केट। फॉरेक्स रिजर्व्स विल प्रोवाइड ए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू मार्केट्स एंड इन्वेस्टर्स दैट ए कंट्री कैन मीट इट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस। सपोज हमने अभी डिस्कस की थी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये वो बोरोइंग्स होती हैं जो इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो फॉरेन कंट्रीज से पैसा उधार लेके आता है। अब किसी कंट्री के कॉर्पोरेट्स को कोई फॉरेन इन्वेस्टर पैसा तभी देगा जब उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, इस कंट्री के पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल है, तो इन फ्यूचर ये कैपेबल है उसी करेंसी में उसके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने के लिए। फॉरेक्स रिजर्व्स आल्सो प्लेज ए रोल इन पॉलिसी मेकिंग बाय सपोर्टिंग and maintaining confidence in the policies for monetary and exchange rate management. Here you can see in this diagram what is the significance: government support, crisis management, rupee appreciation, market confidence, and policy making. We have discussed all these five here. And what are the components of forex reserve? Foreign currency assets, gold, special drawing rights, and reserve transposition. Let's discuss some more facts. India's foreign exchange reserve position in October 2024 was estimated at $688.27 बिलियन डॉलर। तो ये इसको एक रफली फिगर याद करके रखिए कि अराउंड $600 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत है। यूपीएससी कभी कभी ये ट्रिवियल क्वेश्चंस पूछ देता है कि विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व प्लेज मेजर रोल और द मैक्सिमम रोल इन इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व। तो ये क्या है कि फॉरेक्स जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, डॉलर हो गया, युआन हो गया, पाउंड हो गया, तो उनकी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, वो सबसे ज़्यादा है। फिर आता है गोल्ड सेकंड नंबर पे, फिर आते हैं एसडीआर, फिर आता है आरटीबी। तो इस ऑर्डर में इसको एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आईएमएफ एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन। चलिए पहले आईएमएफ के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके टोटल मेंबर्स कंट्रीज हैं 190 एंड इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस। एनी स्टेट whether or not a member of the UN may become a member of IMF. It is very important fact. On joining the IMF, each member country contributes a certain amount of money called a quota subscription. It is called a quota subscription. ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट सोसाइटी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि गांव और शहरों में आपने देखा होगा कि अलग अलग मेंबर्स जो हैं उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, उसके अगेंस्ट उनको एक कोटा सब्सक्रिप्शन मिलता है, एक अमाउंट ऑफ शेयर उनको दिए जाते हैं। जैसे किसी ने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो इनको 5% शेयर्स दे दिए गए, किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किए तो उनको 10% शेयर्स दे दिए गए। इस तरीके से ये काम करता है। तो ऐसे ही आईएमएफ में कोई मेंबर कंट्री अगर बनता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करना होता है, उसके अगेंस्ट उसको एक कोटा सब्सक्रिप्शन मिलता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज द आईएमएफ्स यूनिट ऑफ अकाउंट एंड इट इज़ नॉट ए करेंसी, इट इज़ नॉट ए करेंसी ऑफ आईएमएफ, इट इज़ जस्ट ए यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे कोटा सब्सक्रिप्शन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग यूनिट्स में, तो उन यूनिट्स को स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं। ये कोई इसकी करेंसी नहीं है। एसडीआर बास्केट ऑफ करेंसीज इंक्लूड यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज़ रेनमिनबी। इन करेंसीज के नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ रेनमिनबी वॉज लेटेस्ट टू बी इंक्लूडेड इन एसडीआर बास्केट। Quotas are denominated or expressed in SDR as we discussed earlier. Special drawing rights represent a claim to currency held by IMF member countries for which they may be exchanged. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, suppose 5 friends from different nations, they come together at a single place. 5 अलग अलग देशों से अलग अलग फ्रेंड्स हैं, वो किसी एक जगह आके इकट्ठा होते हैं कैंपिंग के लिए। अब उनको अपना फंड इकट्ठा करना है, टोटल फंड कितना फंड होगा। सपोज
पर्सन ए इज़ फ्रॉम अमेरिका तो इसके पास डॉलर होगा, पर्सन बी इज़ फ्रॉम इंडिया इसके पास रुपी होगा, पर्सन सी इज़ फ्रॉम चाइना इसके पास युआन होगा, पर्सन डी इज़ फ्रॉम जापान इसके पास येन होगा, पर्सन ई इज़ फ्रॉम इंग्लैंड तो इसके पास पाउंड होगा। तो अब एक कॉर्पस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलग अलग अपना अमाउंट्स दे देंगे, जैसे ये $2 दे देगा, ये ₹100 दे देगा, ये कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट सभी देंगे थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट। तो ये कॉर्पस इकट्ठा करके हम टोटल एवरेज वैल्यू इनकी काउंट करेंगे। तो इनकी जो एग्रीगेट वैल्यू होगी उसको हम सपोज ये एक्स अमाउंट आया तो इस एक्स अमाउंट को हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे कि सपोज ये एक्स अमाउंट की इक्विवेलेंट वैल्यू रुपए के टर्म में 10,000 है तो इसको हम 10,000 यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये यूनिट जो है कोई एक सिंगल करेंसी नहीं होगा, लेकिन ये इस टोटल कॉर्पस का एक डिनोमिनेशन होगा। तो इन फ्रेंड्स को इनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इस यूनिट में से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि फ्रेंड ए कैन एक्सपेंड दिस मच परसेंटेज, बी कैन एक्सपेंड दिस मच परसेंटेज, सी कैन स्पेंड दिस मच परसेंटेज, और ये चाहें तो आपस में इस यूनिट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एसडीआर का जो एक्सचेंज है वो इसी तरीके से काम करता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ आईएमएफ? इट इम्प्रूव्स ग्लोबल कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। जस्ट कीप दीज इन माइंड, दीज आर वेरी जनरल। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्व ट्रांच। Reserve tranche an emergency account that IMF members can access at any time without agreeing to conditions or paying a service fee. Each member of the IMF is assigned a quota membership fee. We have discussed it earlier. A country's reserve tranche position is the difference between IMF's holding of that country's currency and the country's IMF designated quota. सपोज किसी कंट्री का डेजिग्नेटेड कोटा है 100 यूनिट्स का, लेकिन अभी उसके पास में IMF की जो डेजिग्नेटेड करेंसी है दैट इज एसडीआर, सॉरी एसडीआर इज नॉट करेंसी, उस कंट्री की जो होल्डिंग्स हैं, उस कंट्री की करेंसी की जो होल्डिंग्स हैं सपोज 50 यूनिट्स की हैं, तो जो बैलेंस है 50 यूनिट्स का, तो ये उस कंट्री के लिए रिजर्व ट्रांच हो जाएगा। तो जब भी उस कंट्री को नीड होगी तो इस रिजर्व ट्रांच में से जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आईएमएफ से बोरो कर सकता है। तो बेसिकली ये एक तरीके से एक इमरजेंसी फंड है। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्ड ट्रांच रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू a loan system of World Bank. We have discussed here World Bank. It is not related to World Bank. It is related to IMF. So this option is wrong. One of the operations of a central bank. No, it is related to IMF. This option is wrong. A credit system granted by WTO. No, it is related to IMF. It is wrong. Hence the remaining option is D, and D is correct. A credit system granted by IMF to its members. Let's discuss few more questions. Question 2011 में पूछा गया है। Question is regarding the International Monetary Fund, which one of the following statement is correct? Option A, it can grant loans to any country. Let's keep it on hold. Option B, it can grant loans to only developed countries. No, आपने देखा होगा कि IMF की मेंबरशिप कितनी है 190। अब 190 डेवलप्ड कंट्रीज तो नहीं है, ऑब्वियसली इसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी होंगे, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। ऑप्शन सी, it grants loans to only member countries. Let's keep this statement on hold. Option D, it can grant loans to the central bank of a country. See, ये स्टेटमेंट भी आपको लग रहा होगा कि सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कैवेट है, IMF के मेंबर्स होते हैं कंट्रीज, तो लोन के जो गारंटर हुए वो कौन हुआ, वो कंट्रीज होंगे। तो IMF कंट्रीज को लोन देती है, न कि सेंट्रल बैंक्स को, क्योंकि उस लोन का जो गारंटर होगा वो एक कंट्री होगा। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को भी हम एलिमिनेट करते हैं। अब बचे कौन से, दो स्टेटमेंट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए को देखते हैं, इट कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री। कैन इट? नो, वर्ल्ड बैंक कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री बिकॉज इट इज़ ए इंस्टीट्यूट फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट। सो चाहे लीस्ट इनकम कंट्री हो, चाहे मिडिल इनकम कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हो, तो वर्ल्ड बैंक उनको लोन दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। लेकिन IMF के साथ ऐसा नहीं है। IMF इज फोकस्ड ऑन द करेंसी स्टेबिलिटी और एक कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाता है। बचता कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये सिंपल लॉजिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमें कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं थी। प्रीलिम्स एग्जाम में आई कैन गारंटी यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व विद सिंपल लॉजिक इफ़ यू हैव स्टडीड एक्सटेंसिवली योर सिलेबस। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं है, एज इट इज़ रोट लर्निंग भी नहीं हुई है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है और आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन। ये रिलेवेंट इस समय के हिसाब से इस तरीके से हो सकता है कि विच वाज द लेटेस्ट करेंसी इशू इंक्लूडेड इन द SDR बास्केट ऑफ IMF। इट इज़ रेनमिनवी। 2016 में ये एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैक्स टू मैक्स ये बन सकता है कि लेटेस्ट जो करेंसी थी IMF SDR बास्केट में कौन सी थी। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट, पहली बात तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिपोर्ट है, तो FAO बोथ आर रिलेटेड। और ये रिपोर्ट क्या बात करती है? ये रिपोर्ट बात करती है हिडन कॉस्ट ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स। सी, जब भी हम ये कहते हैं कि हिडन कॉस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिडन? हिडन का मतलब है कि जो डायरेक्टली हमें परसीव नहीं हो रही है, लेकिन वो कॉस्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पोज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, राइस को हम देखते हैं कि कितना रुपए किलो मिलता है, लगभग 100 रुपये किलो के आसपास, लेकिन राइस को एक्सपोर्ट करने में हम और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 1 kg राइस को उगाने के लिए इंडिया में लगभग 5000 लीटर्स पानी का यूज़ किया जाता है। अब 1 kg राइस को एक्सपोर्ट करने में हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 5000 लीटर्स ऑफ वाटर, ये भी हम साथ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट है जो हमें दिख नहीं रही है, ये हिडन कॉस्ट है, इसको हिडन कॉस्ट कहते हैं। तो ये रिपोर्ट किस बारे में डिस्कस करती है? तो ये कुछ हिडन कॉस्ट्स आउटलाइन करती है, सच एज एक्सटर्नल कॉस्ट्स which are negative externalities or economic losses triggered by other market or policy failures, hidden hidden costs such as non-communicable diseases, unhealthy dietary patterns। अभी देखिए, खाने पीने की चीज़ों में उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज होता है। अब वो चीज़ें सही से वॉश नहीं करी जाती हैं या उनको सही से प्रोसेस नहीं किया जाता है विद प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, वो हमारी फूड चेन में एंट्री कर चुके हैं। उसकी वजह से क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज डायबिटीज़, कैंसर एंड मैनी अदर डिजीजेस, ये इनका प्रिवलेंस अब रिसेंट टाइम में बहुत बढ़ गया है। अदर कॉस्ट इज सोशल कॉस्ट ड्यू टू अंडर नरिशमेंट एंड पॉवर्टी। अंडर नरिशमेंट कैसे? हमारा फोकस जो है मेनली ऑन व्हीट एंड राइस, हमने मिलेट्स को इग्नोर कर दिया। पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तो मिलेट्स का काफ़ी कंज्यूमशन होता था, क्योंकि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन रेन। तो मिलेट्स जो है इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव क्रॉप्स हैं कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। और जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है मिलेट्स की, वो इन 2 क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अच्छी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेट्स में अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि सिर्फ हमारी डाइट जो है सिर्फ मिलेट, सिर्फ राइस और व्हीट बेस्ड हो गई है। इसकी वजह से अंडर नरिशमेंट क्रिएट होने लगी है। एक टर्म और है यहाँ पे दैट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन, हिडन हंगर। हिडन हंगर का क्या मीनिंग है कि जब खाना तो सफिशिएंट हम खा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। उसकी वजह से क्या है, अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, सच एज स्टंटिंग, वेस्टिंग, okay, and various other health challenges. Environmental costs, emissions of greenhouse gases. India's total hidden costs stand around $1.3 trillion annually. It is third largest after China and USA. Let's discuss about the Food and Agriculture Organization now. It is a specialized agency of United Nations. It works in the area of hunger, food security, to promote sustainable agriculture. It was established in 1945. Its headquarters are at Rome, which is in Italy, and India is a founding member of this organization. Next topic which is in news is World Organization for Animal Health.
इसके बारे में बेसिक चीज़ें हैं, ये आप जान लीजिए। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ UN. Its objective is to disseminate information on animal diseases and improving animal health globally. Recently आपने न्यूज़ में सुना होगा कि लंपी एक डिजीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, कैटल्स में जो बेसिकली देखी गई थी लंपी। तो इस तरह की डिजीज़ की अवेयरनेस और प्रिवेंशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इट्स मेंबर कंट्रीज आर 183, इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर। इट्स हेडक्वार्टर्स आर पेरिस विच इज़ इन फ्रांस। One disease was in news. It is equine paroplasmosis. What is it? It is a zoonotic disease. Zoonotic क्या होता है? Zoonotic means the disease which affects animals is a zoonotic disease. And this disease is caused by a tick-borne protozoan parasite. It affects horses, donkeys, mules and zebras. तो आपको इसमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है? बस इस डिजीज़ का नाम, इक्विनी पायरोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक इन न्यूज़ इज म्यूरिएट ऑफ पोटास। व्हाट इज म्यूरिएट ऑफ पोटास? म्यूरिएट ऑफ पोटास is the most concentrated form of granular potassium and typically the most cost effective way of providing growth nutrition to the plants. What is the most effective way? It is muriate of potash. MOP serves 80% of potassium fertilizer needs. It promotes sustainable farming which reduces soil and water consumption. Let's discuss here some macro and micronutrients for plants. What are macronutrients? These are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, sulfur and magnesium. And NPK, nitrogen, potassium, phosphorus are the most significant macronutrients. What are micronutrients? Iron, copper, zinc, manganese, nickel, boron, molybdenum and क्लोरीन। तो एग्रीकल्चर में कौन से सप्लीमेंट्स ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ज़्यादा यूज़ में होते हैं? फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड NPK। इनके बारे में आपने ज़्यादा सुना होगा। जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो बहुत ही सुना होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये पांचों के पांचों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जिनकी प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो एसेंशियल तो होते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को ज़रूरत उनकी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज नैनो यूरिया। इट इज़ ए नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर दैट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स। यूरिया इज बेसिकली ए फर्टिलाइजर विच इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन सप्लाई टू प्लांट्स। इन नैनो यूरिया इज नॉन टॉक्सिक, इट इज सेफ फॉर यूजर्स, फ्लोरा एंड फौना। तो नैनो यूरिया, क्योंकि ये यूरिया है तो क्या सप्लाई करेगा? नाइट्रोजन। इट इज़ नॉन टॉक्सिक और ये फ्लोरा एंड फौना के लिए भी बेनिफिशियल है, फ्रेंडली होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक ग्रिड। ओके, इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। It is a protocol to ensure grid stability, reliability and security. See here protocol is important. Protocol basically क्या होता है? It is a set of instructions and rules and procedure to conduct any business or conduct any activity. तो अलग अलग स्टेट्स का ग्रिड की जो सप्लाई है और जो ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटीग्रेट करने के लिए, जिससे कि उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, उसके लिए ये जो प्रोटोकॉल है ये इशू किया गया है बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल वो होते हैं जो नॉर्मल जो आपका एपेरल्स हैं, मींस जो कपड़े आप पहनते हैं उनके अलावा जो टेक्निकल वर्क के लिए यूज होते हैं, जैसे सीट के कवर्स, पॉली हाउस बनाने के लिए सीट्स, कन्वेयर बेल्ट के लिए बेल्ट एंड यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म के लिए कैमोफ्लाज, सेफ्टी शूट्स, इस तरीके के टेक्सटाइल्स जो होते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांड मिलेट्स फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। सी ब्रान क्या होता है कि कोई भी अगर ग्रेन है तो उसकी आउटर लेयर जो होती है वो ब्रान होती है। उसके छिलके को उतारने के बाद में जो आउटर लेयर बचती है वो ब्रान होती है। इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी फाइबरस होती है। अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो जो ग्रेन का जो फाइबर है वो निकल जाता है।
अब क्योंकि फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ब्रांड जो ग्रेन्स हैं उनका कंजम्पशन को गवर्नमेंट जो है प्रमोट करना चाहती है। लेट्स डिस्कस। ब्रान इज द आउटर लेयर ऑफ सीरियल ग्रेन. By removing the bran from millets, reduces protein, dietary fiber, fat, mineral, and phytate content while increasing carbohydrate and amylose content. तो बेसिकली ध्यान रखिए कि ब्रान को निकाल देंगे अगर ग्रेन से तो प्रोटीन भी उसमें से कम हो जाएगा, फाइबर भी कम हो जाएगा, मिनरल्स भी कम हो जाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट बचेगा क्या फिर? कार्बोहाइड्रेट। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बॉडी पे ज़्यादा होता है। अब ग्लाइसेमिक लोड की वजह से क्या होता है कि अगर किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही ज़्यादा है तो बॉडी में ओवर द टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में डायबिटिक कंडीशंस बॉडी में क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट, debraning and polishing millets extend their shelf life and reduces cooking time by making them softer. तो इसी की वजह से debraning की जाती है। Millets health benefits, there are many benefits of millets. It also supports food security. It also provides food security and reduces hidden hunger. We have discussed hidden hunger in the previous slide. Millets are mainly a kharif crop. Bajra, ragi, requiring temperature of 27 to 32 degrees Celsius and rainfall 50 to 100 centimeter. It requires alluvial or loamy soil. These facts are important from the perspective of prelims because I think in 2022 there was a question asked regarding cotton. In that question these parameters were asked और पूछा गया था कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पे कौन सा क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा क्रॉप होगा। टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स: राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स विच इज 2023. UNGA declared 2023 as International Year of Millets, United Nations General Assembly. India is the largest millet producer in the world. तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। एक ये पैरामीटर और ये फैक्ट्स, और डीब्रानिंग का क्या इफेक्ट होता है ये याद रखने की ज़रूरत है। लेट्स डिस्कस सम डेटा रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन इन वेरियस ऑप्शंस. ज़रूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप की जो ट्रिवियल नॉलेज होती है वो एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि सोलर पावर जो है वो अराउंड 90.76 गीगावाट है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी का कितना परसेंट है? 45% के आसपास। अब कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी क्वेश्चन में हो कि सोलर पावर प्रोवाइड्स ए मेजॉरिटी अमाउंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, यस दैट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से हो, ऑप्शन इस तरीके से हो कि सोलर पावर कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 60% इन रिन्यूएबल एनर्जी, देन दैट इज़ रॉन्ग। इसी तरीके से हाइड्रो पावर पर भी कोई स्टेटमेंट बन सकता है। तो ये डेटा बस याद रखने के लिए है। ट्रेंड आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सोलर पावर है, फिर है विंड पावर, फिर है हाइड्रो पावर। ये तीन मेजर आप याद रखिए। सोलर पावर का ये एक फैक्ट ध्यान रखना है कि कोई भी इन तीनों में से 50% से ज़्यादा नहीं है, 50% से कम ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये कोई बहुत ट्रिवियल टॉपिक नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि कोई कंट्री किस तरीके से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकता है और पॉवर्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकता है और पॉवर्टी को कम कर सकता है बाई कीपिंग देयर इकोनॉमी सस्टेनेबल. सस्टेनेबल इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म हियर. तो की फोकस एरियाज आर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी. ये वेरी जनरल थिंग्स, कोई किसी भी इकोनॉमी का ये ऑब्जेक्टिव होते ही होते हैं. तो आपको ध्यान क्या रखना है बस, व्हाट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एक ब्रॉड लाइन कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन. अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो कौन से? एग्री स्टैक इज सपोर्टिंग फैक्टर. कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सच एज जियो स्पेशल डेटा, ड्रॉट फ्लड मॉनिटरिंग, वेदर सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी डेटा, मॉडलिंग ऑफ क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस. एग्री स्टैक किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से हेल्प कर रहा है? टू स्ट्रीमलाइन फार्मर्स रजिस्ट्री रिगार्डिंग purchasing of fields, geo referenced village maps, crop zone registry.
किस एरिया में कितनी क्रॉप, कौन सी क्रॉप को बोया गया है, उस हिसाब से इंश्योरेंस क्लेम्स डिसाइड होते हैं। इन केस ऑफ एनी डिजास्टर विच डैमेजेस द क्रॉप इन ए रीजन। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कि ये किस तरीके से हेल्प करता है? बाई ड्रॉट एंड फ्लड मॉनिटरिंग, ग्राउंड वाटर डेटा, जियो स्पेशल डेटा एंड वेदर सैटेलाइट डेटा, एंड मॉडलिंग फॉर क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस। बेसिकली सैटेलाइट से आप देख सकते हैं कि किस एरिया में कितना क्रॉप का यील्ड है और कितनी क्रॉप डैमेज हुई है, जिसके लिए इंश्योरेंस क्लेम को सेटल किया जाए। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। फर्स्ट वन इज राबी, just remember the time period. It is sown in October to December and harvested in April to June. Second one is Kharif and third one is Jaid. And what are the common crops? Just remember these. No need to remember the state names. Just remember the time period, means the season, and the season name and the crops related to these seasons. Next trivial factual information is India's energy mix. So majority is thermal, which is 60%. एंड एट द सेकेंड नंबर इज सोलर विच इज़ 12%। सोलर पहले हमने अभी डिस्कस किया है 45% है, दैट 45% इज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट टोटल एनर्जी। सोलर जो है टोटल एनर्जी का 12% कॉन्स्टिट्यूट करता है और थर्मल 60% है। हाइड्रो पावर भी लगभग 12% कॉन्स्टिट्यूट करता है। विंड 10% है टोटल एनर्जी का और स्मॉल हाइड्रो पावर है 10%, एंड न्यूक्लियर इज 2%। स्मॉल हाइड्रो पावर इज 2% एंड बायो पावर इज 3%. Just remember these facts, these data, or a broad outline of these data. Next topic is critical minerals. ये क्या होते हैं? Critical minerals वो minerals होते हैं जो crucial हैं for new technologies और advanced manufacturing and national security. Such as batteries जो होती हैं वो लिथियम पे बेस्ड हैं। अब लिथियम एक critical mineral की कैटेगरी में आएगा। सोलर पैनल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उनमें जिन मिनरल्स का यूज़ होता है वो क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट लिस्ट नहीं है, लेकिन 3-4-5 मिनरल्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड निकल। व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, वेनेडियम, सिलिकॉन वेनेडियम नहीं, these are scandium, like scandium, yttrium। ये एक 17-18 मेटल्स की लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विच आर क्रूशियल फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। सच एज yttrium and europium are two elements which are used in manufacturing of screens, LEDs and lasers. That's all for today. Thank you friend. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट it can reach to as many aspirants as possible and help them in their preparation for this upcoming prelims exam. See you in the next class. Till then, keep revising, stay motivated, stay healthy, keep practicing MCQs and keep revising the static part. करंट अफेयर्स को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपका करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के 1-1.5 महीने पहले ही सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा, जिससे कि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा उसको रिवाइज करने के लिए। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई डिमांड हो तो उसको आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और इसकी PDF के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल फॉर विच लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।